आज के इस डेटा एनालिसिस में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में आधुनिक पब्लिक रिलेशंस और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग का एक मास्टर क्लास है। देखिए, हम यहाँ किसी तरह की राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हमारा फोकस पूरी तरह से डेटा और डिजिटल आर्किटेक्चर पर होगा। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल का एक निष्पक्ष और डेटा ड्रिवन विश्लेषण करेंगे। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से इतना बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क खड़ा किया गया है। अच्छा, तो चलिए सीधा डेटा में डाइव इन करते हैं। 30.4 मिलियन यानी 3 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। जरा सोचिए, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर हम इस मैट्रिक की तुलना करें तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी पूरी आबादी भी इस नंबर से कम है। ये एकदम साफ तौर पर दिखाता है कि जब आप डायरेक्ट डिजिटल पहुंच बनाते हैं तो उसका ग्लोबल स्केल क्या हो सकता है और किस स्तर की ऑडियंस को एक साथ टारगेट किया जा रहा है। और कुल वीडियोस पूरे 34,000। मतलब ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड स्केल है जो साबित करता है कि भाई ये सिर्फ एक साधारण अकाउंट नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बराबर कंटेंट जनरेट कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पर लगातार कंटेंट बनाते रहना, उसे मैनेज करना, ये किसी भी डिजिटल स्ट्रैटेजी के लिए सच में एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। तो आज के इस एनालिसिस को हमने 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, हम देखेंगे कि इस डिजिटल मैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। दूसरा, हम उन ग्लोबल वायरल हिट्स पर नजर डालेंगे जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचाया। और तीसरा, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का कितना स्मार्टली इस्तेमाल हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, डिजिटल मैसेज को आखिर व्यवस्थित कैसे किया जाता है। इस इतनी बड़ी लाइब्रेरी को मेनली 4 कंटेंट पिलर्स में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग दर्शकों के लिए कैसे अलग अलग प्लेलिस्ट्स हैं। एक तरफ राष्ट्र के नाम औपचारिक संबोधन है, तो दूसरी तरफ मन की बात जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट, फिर विकास परियोजनाओं के इवेंट लॉन्च और आखिर में यादगार दौरे। ये एक बहुत ही सॉलिड मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है। यहां बहुत ही बारीकी से अलग अलग डेमोग्राफिक्स को ध्यान में रखकर मैसेज को स्ट्रक्चर किया गया है ताकि हर किसी के लिए कुछ न कुछ कंटेंट हमेशा मौजूद रहे। इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे की मंशा क्या है, इसे मन की बात प्लेलिस्ट के ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन से समझा जा सकता है। इसमें लिखा है, एक अराजनीतिक कार्यक्रम जो आम नागरिकों के जीवन की कहानियों और राष्ट्र की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। यह स्टेटमेंट एकदम क्लियर कर देता है कि कैसे एक रिकरिंग रेडियो ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल सॉफ्ट पावर और आम नागरिक के साथ एक सीधा पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उस सॉफ्ट पावर अप्रोच के ठीक विपरीत यहां राष्ट्र के नाम संबोधन की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और ये एक तरह से देश का डिजिटल ऐतिहासिक आर्काइव बन चुकी है। इसमें कोविड-19 का लॉकडाउन, नोटबंदी या फिर अयोध्या राम मंदिर पर होने वाले बड़े फॉर्मल और बहुत ही हाई स्टिक स्ट्रीम्स शामिल हैं। ये दिखाता है कि जब देश को एक गंभीर और औपचारिक संदेश देने की जरूरत होती है तो ये चैनल कैसे एकदम से एक गंभीर और आधिकारिक रुख अपना लेता है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, द ग्लोबल वायरल हिट्स। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सबसे पॉपुलर वीडियोस की प्लेलिस्ट के ये आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। जामनगर में वंतारा के वीडियो पर सीधे 506 मिलियन व्यूज, मतलब हाफ अ बिलियन। मिस्र के प्रधानमंत्री के रिसेप्शन पर 286 मिलियन। जापान के प्रधानमंत्री के साथ गोलगप्पे खाने वाले वीडियो पर 194 मिलियन और इसरो चीफ को सांत्वना देते हुए गले लगाने वाले पल पर 89 मिलियन व्यूज। देखिए, एक राजनेता के संचार में ऐसे मैट्रिक्स अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं जो इस कंटेंट को पारंपरिक राजनीति से एकदम अलग और ग्लोबल बना देते हैं। अब ये स्लाइड बहुत कुछ क्लियर कर देती है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह के कंटेंट का कंपैरिजन है। एक तरफ देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर एक फॉर्मल स्पीच है जिसे करीब 1.3 मिलियन व्यूज मिले। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक बहुत ही हल्का फुल्का लम्हा है जहां 2 देशों के नेता बस गोलगप्पे खा रहे हैं और उस वीडियो ने 194 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए। इंटरनेट की ये एक बहुत ही स्पष्ट सच्चाई है। अनौपचारिक, मानवीय और हल्के फुल्के लम्हे किसी भी गंभीर राजनीतिक विमर्श के मुकाबले वायरल होने के मामले में कहीं आगे निकल जाते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ सिर्फ छोटे वीडियोस ही सफल हो रहे हैं। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की यहाँ एक अलग ही दुनिया है। 12 साल पहले का करीब 1.25 घंटे का इंटरव्यू आज भी 75 मिलियन व्यूज होल्ड करता है। उसी तरह 7 साल पहले अभिनेता अक्षय कुमार के साथ 1 घंटे से ज़्यादा लंबी बातचीत पर भी 75 मिलियन व्यूज हैं। ये हमें क्या बताता है? यही कि अगर नॉन ट्रेडिशनल बातचीत को सही तरीके से पेश किया जाए तो उसकी डिजिटल शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है और दर्शक उसे सालों बाद भी ढूंढ कर देखते रहते हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का इस्तेमाल। ये एक बहुत ही स्मार्ट माइक्रो कंटेंट स्ट्रैटेजी का क्लासिक एग्जाम्पल है। मान लीजिए सोमनाथ मंदिर का दौरा हुआ। अब उस एक इवेंट को कई अलग अलग माइक्रो वीडियोस में काट दिया गया। एक विशेष स्वागत नाम के शॉट को 80,000 व्यूज मिले, मंदिर की सुंदरता दिखाने वाले शॉट को 4.5 लाख, और जब आसमान ने सलाम किया वाले थोड़े सिनेमैटिक क्लिप ने तो 4.4 मिलियन की एक पूरी वायरल वेव ही पकड़ ली। एक ही इवेंट को अलग अलग एंगल से छोटे हिस्सों में बांटने से यूट्यूब एल्गोरिदम को हैक करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस पूरी प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी को हम इन 3 स्पष्ट स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1 में लंबे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस का पूरा 1-1.5 घंटे का भाषण। फिर स्टेप 2 में उसी में से या किसी इवेंट की कोई मिड लेंथ स्पीच निकाली जाती है जो 4 से 5 मिनट की होती है। और आखिर में स्टेप 3, जहां 1 मिनट से भी कम की हाइपर शॉर्ट वायरल क्लिप्स तैयार होती हैं। इस मल्टी टियर्ड तरीके से यह पक्का हो जाता है कि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन चाहे जो भी हो, उनके लिए कुछ ना कुछ तो फीड में जरूर आएगा। तो इस पूरी चर्चा का लब्बुलवाब क्या है? इसे हम डिजिटल सॉवरेन ब्रॉडकास्टिंग कह सकते हैं। यह सिर्फ कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है जिसे बस यूं ही चला दिया। ये एक इतनी व्यापक रणनीति है जहां पारंपरिक न्यूज़ चैनल्स की मध्यस्थता या उनके फिल्टर्स को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया है। सीधे जनता के साथ एक इंडिपेंडेंट मीडिया इकोसिस्टम तैयार किया गया है, डायरेक्ट टू ऑडियंस। और इसीलिए इस पूरे डिजिटल आर्किटेक्चर को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और भविष्य से जुड़ा सवाल पैदा होता है। जब कोई डिजिटल नेटवर्क 34,000 वीडियोस खड़ा कर ले और उसकी सिर्फ एक क्लिप 500 मिलियन व्यूज के पार चली जाए, तो क्या आज की इस दुनिया में पारंपरिक मीडिया और न्यूज़ चैनल सच में ग्लोबल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की अल्टीमेट पावर रखते हैं? या फिर इस डायरेक्ट डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ने कम्युनिकेशन के नियम हमेशा के लिए बदल दिए हैं? आप खुद सोचिएगा। इसी बड़े सवाल के साथ आज का हमारा एनालिसिस यहीं समाप्त होता है।